दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश की एक कमजोरी भी है दोस्तों, कि यहाँ पर अपनी ही पार्टी के लोग कब बगावत कर दे कुछ पता नहीं चलता, और कब नेता मलाईदार पद की चाह में दूसरी पार्टी का दामन थाम ले। यही भारत के लोकतंत्र की आज वास्तविक पहचान बन चुकी है। यहाँ पर दोस्तों पद के लिए सारा घटनाक्रम होता है। मैं ईमानदारी के साथ यदि आपको बताऊं तो केवल पद प्राप्ति ही भारत की राजनीति में आजकल नेताओं का एकमात्र ध्येय वाक्य बन गया है, और उसी को चरितार्थ करने के लिए तमाम नेता अपने अपने चक्रव्यूह रचते हैं, अपने अपने प्लान बनाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू 2004 से लेकर के और 2014 तक सांसद रहे। लेकिन दोस्तों, अरुण जेटली को आप घटनाक्रम में जोड़ेंगे यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से वहाँ पर उनको टिकट दिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काट दिया गया, यानी कि सिद्धू साहब को टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में दोस्तों वो मोड़ आता है जब नवजोत सिंह सिद्धू 2017 में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और कांग्रेस के खेमे में चले जाते हैं। एक बड़े क्रिकेटर रहे, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर रहे, अक्सर बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, भारत के कमाल के ओपनर। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की पिच पर बाउंसर्स के बाद बाउंसर्स सिद्धू ने झेली और उसके बाद कैप्टन साहब को आज क्लीन बोल्ड कर दिया। वास्तव में दोस्तों ये इस्तीफा काफी नाटकीय है, और मैं यूं कहूंगा कि राजनीतिक स्क्रिप्ट पूरी तरीके से वहां पर तैयार की गई है। जिस तरीके से दोस्तों हरीश रावत को वहां पर प्रभारी बना करके भेजा गया है, इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता अजय माकन व हरीश चौधरी भी लगातार इस घटनाक्रम के इस पूरी फहरिस्त में लगे हुए थे कि किस तरीके से वहां पर दोस्तों पूरे घटनाक्रम को सुलझाया जाए। लेकिन अंत क्या हुआ? अंत ये हुआ कि दोस्तों आज इस्तीफा दे दिया आखिरकार कैप्टन ने, और कैप्टन ने अपने इस्तीफे के बाद जो कहा, वास्तव में उससे भी अटकलों का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों दरवाजे राजनीति में किसी भी राजनेता के लिए कभी बंद नहीं होते, यानी कि यदि आपने एक बार राजनीति में प्रवेश कर लिया है तो आपके पास तमाम रास्ते हैं। यदि एक पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी आपको टिकट देगी, यानी कि आपके टिकट की जो भूख है, जो इच्छा है, वो यदि समाप्त नहीं हुई है तो राजनीतिक दल निश्चित तौर पर अपने फायदे के लिए आपकी इच्छा पूरी करते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखना यह है कि क्या भाजपा के पाले में यहाँ पर कैप्टन साहब जाते हैं। पंजाब में विधानसभा का एक तरीके से बिगुल बजने वाला है दोस्तों। 2022 में पंजाब के भीतर में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में यदि वर्तमान स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस 77 सीटें अपने पास रखती है विधानसभा की। इसके अलावा दोस्तों 20 सीटें इस वक्त में आम आदमी पार्टी के पास है, या यूं कहूं कि 20 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। और दोस्तों इसके अलावा 15 पर आप अकाली दल को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों भाजपा गेम चेंजर की भूमिका में आ सकती है, यानी कि एक पार्टी जो जमीन पर बैठी हुई थी अभी तक पंजाब विधानसभा के भीतर में, यानी कि 3 सीटें कुल मिलाकर के पंजाब की विधानसभा में भाजपा के पास है। ऐसे में कैप्टन साहब को भी अपने पाले में यहाँ पर मिलाना चाहेगी अमित शाह की टीम, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन, पंजाब उसकी पृष्ठभूमि है एक तरीके से किसान आंदोलन की, कहीं ना कहीं कैप्टन साहब को साधने का प्रयास किया जा सकता है। कैप्टन साहब को भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। दोस्तों ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर में जिस नेता की उम्र 70 साल से ज़्यादा हो जाती है उसे रिटायरमेंट के लिए उपयोगी बताया जाता है, यानी कि उसे कहा जाता है कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन ये बात उन लोगों पर, उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे में क्या हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों जो तीनों कृषि कानून हैं
उनको लेकर के दोस्तों मुख्यमंत्री कैप्टन साहब जो अब तक थे मुख्यमंत्री, वे भी लगातार केंद्र से इस मुद्दे का हल चाहते थे। लेकिन दोस्तों क्या कैप्टन साहब इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करा करके पंजाब के नायक बनना चाहेंगे, या फिर एक गुप्त डील के जरिए वो दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना चाहेंगे? दोस्तों यदि कांग्रेस टूटती है तो ऐसे में 77 में से जिस तरीके से 40 विधायकों ने बगावत की थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें मुख्य तौर पर दोस्तों सुखजिंदर सिंह रणधावा, इसके अलावा रणजिंदर सिंह बाजवा, ये वो नेता थे, ये वो खेमा था जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के पाले में चले गए थे। ये वही दौर था दोस्तों जब ये पूरी टीम कैप्टन साहब से शिफ्ट होकर के नवजोत सिंह की तरफ झुकती चली गई थी। और दोस्तों उनको अध्यक्ष बनाना, पंजाब कांग्रेस का नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना भी कांग्रेस का यही मास्टर स्ट्रोक था कि कहीं ना कहीं नेतृत्व में अब परिवर्तन कांग्रेस चाहती है, बदलाव के संकेत दिखने लगे थे। और दोस्तों आपको याद होगा कि 2017 में भी जब चुनाव हुए उस वक्त में भी कैप्टन साहब के खिलाफ बगावती तेवर देखने को मिले, तो उन्होंने जाट महासभा के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाया कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि राजनीति में तमाम दरवाजे खुले रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002 में जब कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, उस दौर में भी दोस्तों एक घटनाक्रम ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर राजेंद्र कौर भट्टल को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। कांग्रेस के हाईकमान को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा था ताकि पार्टी स्प्लिट ना हो, यानी कि पार्टी के बिखराव को रोका जाए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से संजीवनी किसे मिलेगी, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि आखिर किसकी वहां पर किस तरीके से सरकार बनेगी, या फिर एक तरीके से अब यह संकेत साफ हो गया है कि अब पंजाब के भीतर सिद्धू युग का शुभारंभ हो गया है और एक तरीके से कैप्टन युग का अंत हो गया है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से वहां पर चुनाव में अनदेखी की गई उन लोगों की जो 2017 के चुनाव में दोस्तों कैप्टन साहब के ग्रुप में थे, कहीं ना कहीं वह भी उनकी नाराजगी का एक कारण बना। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे नवजोत सिंह सिद्धू का कद और नजदीकिया भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस में लगातार बढ़ रहा था। और इस बढ़ते हुए कद की वजह से ही कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम एक स्क्रिप्टेड था दोस्तों। और मेरे विचार में उनकी जो पार्टी में ज्वाइनिंग थी वो केवल टिकट कटने तक ही सीमित नहीं थी कि अरुण जेटली को उनकी जगह टिकट दिया गया और फिर अमरिंदर साहब ने अरुण जेटली को पराजित कर दिया था। ये बात तो दोस्तों राजनीति में अलग है कि कब कौन चुनाव हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट कटते ही नजदीकियां कांग्रेस से सिद्धू की बढ़ने लगी थी। और उसी का ये परिणाम था कि राहुल गांधी को कई बार अपना कैप्टन बताया वहां पर हमारे सिक्सर किंग ने। लेकिन किस तरीके से अब ये पूरा घटनाक्रम बदला है, क्या कुर्सी मुबारक होगी या फिर एक और नाटकीय मोड़ आएगा, कुछ परिवर्तन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों 2022 आने ही वाला है और उस साल में पंजाब में सियासी बिगुल भी बजेगा। उस बिगुल में क्या भाजपा इस अंतरकलह का, इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो कांग्रेस के भीतर में इस वक्त में चल रही है, उसका फायदा उठाने में सफल होगी। दोस्तों हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर जो ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी मिल जाए और 3 सीटों से 30 तक का सफर तय कर जाए, या फिर यूं कहूं कि 40 सीटें भी लेकर के वहां पर आ सकती है। ये तो आपके हाथ में है, सामान्य जनता के हाथ में, क्योंकि नागरिक के पास यह अधिकार है कि वो अपना कीमती वोट दे करके किसको शक्ति प्रदान करता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह भी हकीकत है, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जो नेता एक बार आपके द्वारा चुन करके विधानसभा में भेज दिया जाता है, या फिर यूं कहूं सांसद बना करके देश की संसद में जो चला जाता है, वो फिर जनता को भूल जाता है। जनता उसके लिए एक सियासत का मैदान हो जाता है
और उस पर अपनी बिसात बिछा करके वो चौके छक्के लगाने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों सिद्धू साहब ने गजब का स्ट्रोक खेला, मैं यूं कहूँगा मास्टर स्ट्रोक इसको, जिसमें क्लीन बोल्ड एक तरीके से पूरा सिद्धू खेमा, दोस्तों माफ कीजिएगा वहां पर कैप्टन खेमा हो गया और सिद्धू खेमा एक तरीके से विजय हो गया। और ये विजय क्या कांग्रेस की 2022 में नैया पार लगाएगी या फिर अपनों का धोखा कहीं ना कहीं गंभीर रूप ले जाएगा और विरोधियों को फायदा हो जाएगा। दोस्तों भाजपा के भीतर से भी आवाज उठने लगी है कि अब कैप्टन साहब को पार्टी की अगवानी करनी चाहिए, यानी भाजपा की अगवानी करनी चाहिए, यानी भाजपा लगे हाथ स्वागत करने को अब तैयार हो गई कैप्टन साहब का। और ये तो राजनीति में दोस्तों आम बात है। कल तक जो लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं वही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ऐसे में जो कैप्टन आज तक केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहे थे कि कृषि कानूनों को एक तरीके से रद्द किया जाए या फिर यूं कहूं कि समझौते को किया जाए किसानों के साथ, अब वो क्या कहेंगे। और दरअसल दोस्तों अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैप्टन साहब की नजदीकियां किसी से छिपी हुई भी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर जब चाहते हैं मोदी से मिल लेते हैं, जब भी दिल्ली आते थे तो दरअसल मिलते थे। और दोस्तों खबरें ये आ रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बातें चल रही है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इस संपर्क में है, इस बात के प्रयास में है कि कैप्टन साहब को साध करके कांग्रेस को निस्तानाबूद किया जाए। दोस्तों देखना ये है कि क्या होता है, लेकिन राजनीति वास्तव में बड़ी विचित्र चीज है जिसमें कैप्टन जैसे लोग भी ये कहने पर विवश हो जाते हैं कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है और सिद्धू साहब पद के महत्वाकांक्षी है, लालची है। दोस्तों आपने देखा था जब उनको निकाय मंत्री एक तरीके से बनाया गया पंजाब के भीतर, हालांकि कैबिनेट का पद वो दिया गया था, लेकिन फिर सिद्धू साहब नाराज हो जाते हैं तो उनको बिजली मंत्रालय या फिर यूं कहूँ बिजली का प्रभार दे दिया जाता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने का सपना जो कैप्टन साहब, दोस्तों माफ कीजिएगा वहां पर सिद्धू साहब ने संजोया था, वो सपना सपना ही रह गया था और धीरे धीरे तलखियां बढ़ने लगी थी। हालांकि वहां पर सिद्धू साहब उस वक्त चुप रहे, लेकिन राजनीति की गर्मी बढ़ते ही यानी कि चुनाव आते ही सिद्धू साहब ने एक बार फिर से गेंद को कवर्स बाउंड्री से बाहर भेज दिया और इस पर पूरा जो कैप्टन खेमा है वो क्लीन बोल्ड हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के भीतर इस तरह के सियासी घटनाक्रम ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे दोस्तों जैसा कि आज पूरे वहाँ पर कैप्टन के अमलो जामे ने, पूरे उनके मंत्रिपरिषद ने एक तरीके से राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा पेश किया, अपने तमाम लश्कर के साथ आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस्तीफा दिया कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ। ऐसा दोस्तों बार बार न होने पाए और भारत की राजनीति स्वच्छ रहे, साफ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।